हे गाइस, माय नेम इज हर्ष और इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में हमें बेसिकली सॉलिड के बारे में पढ़ना है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सॉलिड की पैकिंग देखनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करेंगे। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सॉलिड क्या होता है। तो एक पहले सॉलिड बताने से पहले मैं एक टर्म क्लियर कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस चैप्टर में हम इस टर्म का बार बार यूज कर रहे होंगे। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल कुछ नहीं होता, सिंपली जिस जिन पार्टिकल को मिला मिलाकर सॉलिड बना है। जैसे वो एटम भी हो सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो इन सबको कंबाइनली हम क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बेसिकली जिनसे वो एटम या वो पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है, उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड रहती है। अभी इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतनी डेफिनेशन आप ध्यान रखिए कि सॉलिड एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। रिजिड मतलब ठोस स्ट्रक्चर होती है और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं इनकी पोजीशन फिक्स्ड रहती है, ये कहीं भी मूव नहीं कर सकते। ठीक है। एक टर्म और है यहाँ पर कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड और गैस को हम कंबाइनली बोलते हैं फ्लूइड। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड क्यों बोलते हैं। तो लिक्विड और गैस को फ्लूइड बोलने का वैसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि ये दोनों फ्लो करते हैं ना। हमें पता है लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं, तो इन्हें इसलिए हम कंबाइनली फ्लूइड बोल देते हैं। लिक्विड और गैसेस फ्लो करती हैं, इसलिए हम इन्हें कंबाइनली फ्लूइड बोल देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज सॉलिड है, कोई लिक्विड है या कोई गैस है, उसके अंदर फोर्सेस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस बनाने में? तो देखो, नेचर में ना दो तरह की फोर्सेस इस पे वर्क करती हैं। पहली इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरी थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करती है? दो पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश करती है, दो पार्टिकल को चिपका के रखने की कोशिश करती है। थर्मल एनर्जी क्या करती है? दो पार्टिकल को भगाने की कोशिश करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कर रही है? दो पार्टिकल को पास ला रही है। थर्मल एनर्जी क्या कर रही है? दो पार्टिकल को दूर भगा रही है। अब हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल पास रहते हैं। ठीक है। अब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से, तो जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी सॉलिड। ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी से, तो जो स्ट्रक्चर होगी वो सॉलिड होगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा या ऑलमोस्ट इक्वल होगा थर्मल एनर्जी के, तो जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी लिक्विड। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम होगा थर्मल एनर्जी से, तो जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी गैस। तो ये डिपेंड करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस इन दो फोर्सेस पे। एक फोर्स क्या करती है? दोनों दो चीजों को पास लाने की कोशिश करती है। एक फोर्स क्या करती है? दो चीजों को दूर ले जाने की कोशिश करती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक हमें पढ़ना है बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो ये आप अपनी छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि सॉलिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कि जैसे सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है ना, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मास डेफिनेट होता है, इस टाइप की चीजें कि सॉलिड की डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास होता है। जो सॉलिड में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस जो होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती हैं, है ना। डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ये सारी बातें हमें पता है। तो ये बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड की। सॉलिड की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें नेक्स्ट चीज या मेन चीज ये पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हमें सॉलिड को क्लासिफाई करना है। सॉलिड को बेसिकली हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। अब भैया ये क्रिस्टलाइन और अमोर्फस क्या होता है, तो ये डिटेल में देखते हैं। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर फैशन में अरेंज हो और बहुत दूर तक अरेंज हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज हो। मतलब कि अगर सपोज करो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे अरेंज थे, देखो एक पार्टिकल यहाँ लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है, फिर एक नीचे लगा हुआ है, फिर एक ऊपर लगा हुआ है, फिर एक नीचे लगा हुआ है। ये एक रेगुलर फैशन बना ना, एक पार्टिकल नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। यही फैशन बहुत दूर तक चलता रहे कि एक नीचे, फिर एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। तो यही अगर फैशन बहुत दूर तक चलता रहे, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक चलता रहे,
तो जो मेरा सॉलिड होगा उसको मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। कई बार हम बोल देते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले को भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड मान लेते हैं कई बार। तो मेन जो क्राइटेरिया वो क्या है कि रेगुलर फैशन होना चाहिए और जो ऑर्डर है वो बहुत दूर तक चलना चाहिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो उसको, उस सॉलिड को मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? अमोर्फस सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, ना तो कोई रेगुलर फैशन होता है और ना ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक अरेंज रहते हैं। इवन शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बहुत रेयर चांसेस में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें एटम क्लोजली तो पैक्ड है लेकिन कैसे भी पैक्ड है कि एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, कैसे भी रैंडमली कैसे भी पैक्ड है, उस चीज को हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज हो और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक अरेंज हो। अमोर्फस सॉलिड क्या है कि कांस्टेंट पार्टिकल का ना तो कोई रेगुलर फैशन हो और ना ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो। तो आपको समझ में आया कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और अमोर्फस सॉलिड क्या है। अब ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है यहां से, वो हमें पढ़नी है इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं, वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। ठीक है। तो मैं एक साइड क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो बना देता हूँ बॉक्स और एक साइड अमोर्फस का, है ना, क्रिस्टलाइन, और इधर लिखेंगे हम अमोर्फस की प्रॉपर्टी। ठीक है। ठीक है जी। तो इसका पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं हम। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हम वही बोल सकते हैं कि इसमें एक में लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है और एक में शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है ना। एक में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एक में एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट रेंज हो सकता है वो भी ना हो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है। सेकंड जो हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि इसकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट। और अमोर्फस सॉलिड की इरेगुलर शेप होती है, यानी कि डेफिनेट नहीं होती, इरेगुलर शेप। ठीक है। ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको ध्यान रखने, एक एक करके हम सारे देख रहे हैं। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं हम इसका। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमोर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब भैया ये क्या होता है, तो ये बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो आपने कहीं जगह बहुत जगह सुना होगा ना कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 15, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकली कि सपोज करो कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। कि आपने ना एक ऐसा शार्प पॉइंट पढ़ा होगा कि इस टेम्परेचर पर आते ही आयरन मेल्ट होना चालू हो जाएगा, है ना, कि 1500 डिग्री सेल्सियस आया तो आयरन मेल्ट हो गया। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड में ना एक रेंज होगी कि सपोज करो कि 100 डिग्री सेल्सियस से लेके और 200 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट हो रहा है, यानी कि 100 से 200 के बीच में कहीं भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक हम इसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं देते, बल्कि एक हम क्या देते हैं, रेंज देते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमोर्फस सॉलिड में रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम शार्प नाइफ वगैरह से अगर काटते हैं, सपोज करो ये आपका सॉलिड है और अगर आप इसे किसी शार्प नाइफ से काट रहे हो तो ये ना क्लीन क्लीवेज देता है, क्लीन क्लीवेज, और ये देता है इरेगुलर क्लीवेज। अब ये क्या होती है ये बताता हूं। बेसिकली अगर आपने किसी शार्प ऑब्जेक्ट से क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा है और अमोर्फस सॉलिड को काटा है, सपोज करो कि मैं ये सॉलिड था और ये जहां लाइन है यहां मैं नाइफ रख के काट रहा हूं, तो ना जो दोनों पार्ट्स बनेंगे, जो कटे हुए दोनों पार्ट्स बनेंगे वो बिल्कुल शार्प बनेंगे, बिल्कुल एक एज जो इसकी होगी वो बिल्कुल शार्प होगी, ये जो एज होगी ना ये बिल्कुल शार्प होगी, स्ट्रेट होगी। लेकिन अमोर्फस में क्या होगा, सपोज करो ये अमोर्फस सॉलिड है और इसे मैं बीच में से काट रहा हूँ, तो जो इसकी एजेस बनेंगी ना वैसे डिफ्यूज टाइप या इरेगुलर टाइप बनेंगी, मतलब शार्प क्लीवेज नहीं आएगा। ठीक है। तो इस चीज ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसका। दूसरा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और हम देख लेते हैं। ये जो फिफ्थ वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो होता है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, और जो अमोर्फस सॉलिड होता है वो होता है आइसोट्रोपिक।
अब देखो ये मैंने उल्टा नहीं लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक ही होता है और अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक ही होता है। अब भैया आइसोट्रोपिक क्या होता है हमें तो यही नहीं पता, तो ये अभी 1 मिनट के बाद देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं और अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ओके, एक ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक 6th पॉइंट और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने अभी जो 6 पॉइंट बताए हैं उसमें से लास्ट के 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, और अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, सूडो का मतलब होता है झूठा या वो चीज नहीं है वो उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब होता है सूडो। तो यानी कि ये इन्हें बोलते हैं सूडो सॉलिड, या इसका एक नाम और होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ना ये जो लास्ट के दोनों पॉइंट हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ये एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इन्हें सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें डिटेल में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या चीज होती है, तो मैं समझाता हूं। सपोज करो कि मेरे पास ये सॉलिड है ना, ओके। और मैं कुछ प्रॉपर्टीज मेजर कर रहा हूँ, कैसी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, इस टाइप की प्रॉपर्टी में मेजर कर रहा हूँ। तो एक बार मैं इस डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूँ, एक बार मैं इस डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूँ, एक बार मैं इस डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूँ, एक बार मैं इस डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से कुछ प्रॉपर्टीज मेजर कर रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इंडक्टिव और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस टाइप की प्रॉपर्टीज। तो अगर अलग अलग डायरेक्शन से प्रॉपर्टी मेजर करने पर डिफरेंट आ रही होती है, अगर अलग अलग डायरेक्शन से मैंने प्रॉपर्टी मेजर करी और वो डिफरेंट आ रही है, तो उस चीज को हम बोलेंगे एनआइसोट्रोपिक। और अगर प्रॉपर्टी सेम आ रही है अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करने पे, तो उस चीज को बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आइसोट्रोपिक या एनिसोट्रोपिक क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टीज की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस टाइप की अगर प्रॉपर्टीज आप अलग अलग डायरेक्शन से मेजर कर रहे हो और अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है तो एनिसोट्रोपिक, और अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करने पर सेम आ रही है तो आइसोट्रोपिक, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है कि क्रिस्टलाइन में तो प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है, जबकि क्रिस्टलाइन में तो लॉन्ग रेंज और रेगुलर फैशन है ना, और जो अमोर्फस है उसमें प्रॉपर्टी सेम आती है। तो ना एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि देखो मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा हूँ, इसका एक रेगुलर फैशन हम फॉलो करेंगे कि मैं एक बड़ा कांस्टेंट पार्टिकल ले रहा हूँ, एक छोटा पार्टिकल, फिर एक बड़ा पार्टिकल, फिर एक छोटा पार्टिकल, फिर एक बड़ा पार्टिकल, फिर एक छोटा पार्टिकल। ऐसे ही यहाँ एक बड़ा पार्टिकल है तो छोटा जाएगा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। एक बार एक और बना लेते हैं लाइन, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ठीक है। अब मैं मान लो कोई प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ। अब आप देखो, जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे रास्ते में कौन कौन से पार्टिकल पड़ रहे हैं, पहले बड़ा पड़ रहा है, फिर छोटा पड़ रहा है, फिर बड़ा पड़ रहा है, फिर छोटा पड़ रहा है, फिर बड़ा पड़ रहा है, फिर छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस डायरेक्शन में गया हूं तो मेरे रास्ते में कौन कौन से पार्टिकल पड़े, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो कुछ मैग्नीट्यूड आएगा प्रॉपर्टी का, है ना, कोई मैग्नीट्यूड आएगा एक्स। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में, तो कौन कौन से पार्टिकल आ रहे हैं मेरे रास्ते में, सबसे पहले बड़ा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। यानी कि मेरे पास हर बार जो मेरे रास्ते में पार्टिकल्स आ रहे हैं वो बड़े पार्टिकल्स आ रहे हैं। और पहले वाला जब पाथ था, देखो ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2 है। जब मैं पाथ नंबर 1 के थ्रू मेजर कर रहा था तो एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, इस तरह से आ रहा था। जब मैं पाथ नंबर 2 के थ्रू मेजर कर रहा हूँ तो हर बार बड़े पार्टिकल्स रास्ते में पड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जब एक बार तो पार्टिकल का ऑर्डर है कि बड़ा छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, तो कुछ प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड आएगा, और इस बार सारे पार्टिकल बड़े मेरे रास्ते में आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। उसी चीज को बोलते हैं हम एनाइसोट्रोपिक, या प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है मेजर करने पे तो वो चीज होगी एनाइसोट्रोपिक। और अमोर्फस सॉलिड में ऐसा क्यों नहीं होता, अमोर्फस सॉलिड में क्यों मैग्नीट्यूड सेम आता है, क्योंकि देखो अमोर्फस सॉलिड में है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, या वो भी नहीं है, तो उसमें तो चारों तरफ से रैंडम ऑर्डर है ना। अमोर्फस सॉलिड में तो चारों तरफ से ही रैंडम ऑर्डर है, तो लगभग प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड आता है आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो लगभग लगभग सेम आता है, ठीक है।
अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है यहां से कि आइसोट्रोपिक का एक एग्जांपल याद रखना है और एक एनआइसोट्रोपिक, यानी कि एक अमोर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो ग्लास होता है, ग्लास, ये ग्लास बोल दो या क्वार्ट्ज ग्लास, कुछ भी बोल दो आप, वो होता है एनआइसोट्रोपिक या अमोर्फस सॉलिड। ग्लास बोल दो आप, या कुछ लोग उसे क्वार्ट्ज ग्लास भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास होता है अमोर्फस सॉलिड या आइसोट्रोपिक। और अगर नॉर्मल क्वार्ट्ज दिया हुआ है तो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड या एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। अगर ग्लास दिया हुआ है तो वो अमोर्फस है, और अगर क्वार्ट्ज दिया हुआ है तो वो क्रिस्टलाइन है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ओके, ठीक है। अब हम कुछ ये पढ़ते हैं रिलेटेड फैक्ट्स इन डेली डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं। इसमें जो हमारे 6th पॉइंट है ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड वाला, ये भी कवर हो जाएगा। तो ये रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं हम डेली लाइफ के। तो देखो, आप कभी अगर बसेस में ट्रैवल किया हो आपने, या आपने पुरानी बिल्डिंग्स देखी हो, पुरानी बस या पुरानी बिल्डिंग अगर आपने देखी हो, तो जो उसकी विंडोज होती हैं पुरानी बिल्डिंग की, वो कई बार ना विंडो नीचे की तरफ से तो मोटी, मतलब अगर ग्लास की विंडो है तो थोड़ा नीचे की तरफ से देखो, अगर मैं साइड व्यू बनाऊं उसका, तो ऊपर की तरफ से तो ऐसे पतली होंगी, और कई बार है ना नीचे की तरफ से थोड़ी मोटी हो जाती हैं। वो जो ग्लास विंडोज होती हैं वो ऊपर से थोड़ी पतली और नीचे की तरफ से कई बार थोड़ी मोटी हो जाती हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि वो ग्लास की बनी हुई है, और अभी अभी हमने ऊपर देखा ना, ग्लास कैसा होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है। तो ना इन अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, बहुत स्लो फ्लो करने की। मतलब अमोर्फस सॉलिड में टेंडेंसी होती है टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। वो ना बहुत स्लो फ्लो कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा स्ट्रेट लगा हुआ है ग्लास, तो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो धीरे 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 करके बहुत स्लोली फ्लो करते हैं नीचे की तरफ, जिसकी वजह से होता ही है ग्लास नीचे से मोटा हो जाता है और ऊपर से पतला रह जाता है। और इसी रीजन की वजह से कि उसमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसी रीजन की वजह से हम उसे बोलते हैं सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ओके, ठीक है। एक आपको डेली लाइफ से रिलेटेड फैक्ट और याद रखना है। वो फैक्ट ये है कि जो कुछ पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन के जो हमें ग्लासेस मिलते हैं ना, वो ग्लास ट्रांसपेरेंट होने की बजाय हमें मिल्की टाइप के मिलते हैं। मतलब जो एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब जो बहुत ही पुराने ग्लास ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन वो जो ग्लास पार्टिकल या ग्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिलते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने की बजाय हमें मिल्की से मिलते हैं। इसका रीजन ये होता है कि वो बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत टाइम से उनके ऊपर धूप वगैरह पड़ रही होगी, जिसकी वजह से जो ये अमोर्फस ग्लास था, जो ग्लास अमोर्फस होते हैं ना, उन्हें अभी ऊपर पढ़ा है, तो ये अमोर्फस ग्लास था ना, ये कन्वर्ट होके क्रिस्टलाइन में बदल जाता है। यानी कि आप अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में चेंज कर सकते हैं सनलाइट में रखने से बहुत टाइम तक। तो हम अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में चेंज कर सकते हैं ड्यू टू हीट या सनलाइट वगैरह में रखने से। तो ये उसका एक एग्जांपल है कि आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो ग्लास ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो मिल्की कलर के मिलते हैं। वैसे तो व्हाइट होने चाहिए थे और वो मिल्की हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमोर्फस से क्रिस्टलाइन में चेंज हो गए हैं ड्यू टू सनलाइट और ड्यू टू हीट, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑलमोस्ट एक पार्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। छोटा सा बेसिक इंट्रो क्या था। अब इसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, अमोर्फस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है 4 टाइप का। हमें यहाँ से टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है। एक एक करके सारी कैटेगरी देखते हैं। पहली कैटेगरी है आयनिक सॉलिड। अच्छा, इस आयनिक सॉलिड में क्या होता है, आपको ना अब जो जो मैं एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा, सारे पॉइंट दिमाग में रखने हैं कि आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस। तो आपको ये याद रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये आयंस साथ में रहते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है यहाँ पर कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कि वो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपस में ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, है ना। तो ये कोलम्बिक फोर्स जो होती है, चार्जेस के बीच में लगती है, वही फोर्स है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है कोलम्बिक फोर्स।
इसके आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो आयनिक सॉलिड के, आयनिक क्रिस्टल के आप एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे कि NaCl है ना, और LiF, और MgO, ZnS, CaF2। अच्छा, मैं ना आपको इस चैप्टर के नोट्स दूंगा। उस नोट्स में ये सारी टेबल बनी हुई है। उस टेबल में जितने भी एग्जांपल्स होंगे आयनिक के और जो भी अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, सबके आपको एग्जांपल्स एक बार एटलीस्ट रीड करने हैं, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है कि आप बताओ ZnS कौन किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर आपको एग्जांपल्स दिमाग में रहेंगे तो आप बता सकते हो कि हाँ ये आयनिक होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आयनिक है कि कौन सा है ना। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स थोड़ा देखना है। इसके बाद हमें कुछ इसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इसका फिजिकल नेचर होता है कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड हार्ड्स होते हैं, और हार्ड होते हैं और बिटल होते हैं, है ना। इसके बाद आपको इसकी पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर ना ये एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल के लिए या आयनिक सॉलिड्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आयनिक एलिमेंट्स जो आयनिक सॉलिड जो होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जब वो सॉलिड रहेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन लिक्विड और मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब भैया ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है, जब इस सॉलिड स्टेट में जो यहाँ पर आयन है Na, सपोज करो NaCl का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आयन है Na और Cl, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, ये अपनी पोजीशन से कहीं मूव नहीं कर सकते। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? जब कोई चार्ज मूव करता है। तो अब Na के पास चार्ज है, Cl के पास चार्ज है, चार्ज तो दोनों के पास है, Na प्लस और Cl माइनस है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन लिक्विड या मोल्टन स्टेट में क्या होता है? अब लिक्विड स्टेट में बात करते हैं कि सपोज करो कि मैंने वाटर में डिसोल्व कर दिया, है ना, मैंने इन्हें वाटर में डिसोल्व कर दिया। वाटर में डिसोल्व करके क्या होता है, NaCl को अगर वाटर में डिसोल्व करो तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है ना, Na प्लस अलग Cl माइनस अलग। अब Na प्लस फ्री है मूव करने के लिए, Cl माइनस भी फ्री है मूव करने के लिए, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आयनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन लिक्विड या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा पॉइंट है, दिमाग में रखना है। इसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला टाइप था आयनिक सॉलिड। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, तो कोलम्बिक फोर्स होती है। आपको उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक स्टेट में सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, सॉरी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता, सॉलिड स्टेट में नहीं करता, लिक्विड उसमें करता है। और कुछ इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप के क्रिस्टल्स पढ़ते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसकी ना तीन कैटेगरी है, मॉलिक्यूलर सॉलिड की तीन कैटेगरी हैं। पहला नॉन पोलर सॉलिड, सेकंड कैटेगरी है पोलर सॉलिड, और थर्ड कैटेगरी है हाइड्रोजन सॉलिड या हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। अब एक एक करके इन कैटेगरी में बात करते हैं। नॉन पोलर सॉलिड कौन से होते हैं, तो आपको इन सब में पता होना चाहिए, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर, ये सब वो सब है ना। तो पहले नॉन पोलर वालों में बात करते हैं। नॉन पोलर वाले में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम ऑफ नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नोबल गैस के हों और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है। अभी नॉन पोलर, अभी इसके एग्जांपल देखेंगे कौन से होते हैं। तो ऐसे आते हैं जो कि या तो नोबल गैस या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, यहाँ पर जो फोर्स होती है वो होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ये एक टाइप है वन डबल फोर्स का, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो आपको ये फोर्स पता होनी चाहिए कौन सी फोर्स होती है, ठीक है। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स होती है। इसके बाद आपको उसके कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल है जैसे कि AR का क्रिस्टल, ठीक है, AR के सॉलिड, H2 का सॉलिड, I2, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो बनाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो भी नॉन पोलर टाइप के।
एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल CO2, या ऐसे ड्राई आइस भी बोलते हैं। CO2 अपनी आइस सॉलिड स्टेट में ड्राई आइस की फॉर्म में होता है, ठीक है। और फिर अगेन इनकी कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे कि ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हर केस में आपको उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल, उनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, और उसके कुछ एग्जांपल्स और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हर केस में आपको पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला टाइप था नॉन पोलर, वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पोलर, और फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले। तो पोलर, पोलर वाले में ऑब्वियस सी बात है, जो एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि HCl, है ना, SO2, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इसकी आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो अगेन ये सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। तो ये हमने नॉन पोलर पढ़ ली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, कांस्टेंट पार्टिकल कौन से हैं, और कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है इसमें, मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही थर्ड कैटेगरी आती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से होते हैं, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, जिसमें जो एक तो H एटम होना चाहिए, और दूसरा F, O और N, इन तीनों में से कोई एक एटम होना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड और FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों एटम में से कोई एक उनके साथ ही बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके अलावा किसी के साथ नहीं बनता। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, और FON, इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर अगेन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि H2O, आइस, अपनी आइस स्टेट में NH3, ये इसके एग्जांपल हैं। फिजिकल स्टेट ये सॉफ्ट होते हैं, है ना, और इंसुलेटर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये आपको पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, अभी तक हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफिकेशन पढ़ा था, दो कैटेगरी, पहले आयनिक, दूसरे मॉलिक्यूलर, फिर मॉलिक्यूलर की फर्दर तीन कैटेगरी पढ़ी है। अब थर्ड टाइप के हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो होते हैं हमारे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो हमें यही 4-5 पॉइंट ही दिमाग में रखने होते हैं। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल इसमें होता है एटम्स, है ना, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होती है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि कार्बन, कार्बन में डायमंड भी आता है, कि कार्बन डायमंड फॉर्म में मिलता है अपनी, है ना, और एक ग्रेफाइट आता है, ठीक है। तो कार्बन हमें इस फॉर्म में मिलता है ना, डायमंड और ग्रेफाइट। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं SiO2, ये इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट वैसे तो ये वेरी हार्ड होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट। अभी इसका रीजन भी देखेंगे कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है। दूसरा, अगर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का ही। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ये शायद आपको 10th क्लास से पता भी होगा, नहीं पता तो मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। और इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी हाई होता है, ठीक है। तो अब ना ये हम ग्रेफाइट का एक्सेप्शन वाली चीज़ देख लेते हैं कि ग्रेफाइट में एक्सेप्शन क्यों होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, और ग्रेफाइट में एक्सेप्शन क्यों होता है तो हमें वहाँ से पता लग जाएगा। तो एक साइड में यहाँ डायमंड लिख रहा हूँ, और यहाँ ग्रेफाइट, ठीक है। अब डायमंड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो डायमंड की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि सपोज करो कि एक कार्बन है, तो ये कार्बन हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जो डायमंड होगा ये अपने 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 4 अलग अलग
कार्बन के साथ, सॉरी ये कार्बन है, कार्बन अलग अलग 4 कार्बन के साथ रिएक्ट करे, वो बॉन्ड बनाएगा। फिर ये जो सेकंड कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये फर्दर आगे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक पीछे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड ये आगे बनाएगा। ऐसे ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, एक पीछे, तो 4 पूरे हो गए इसके। ऐसे ये 4 बॉन्ड। तो ऐसे हर कार्बन, यहाँ पर फिर एक एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ऐसे हर एक कार्बन आगे 4 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से ये सॉलिड बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ना इन्हें नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। देखो एक तरह से बहुत बड़ा सा नेटवर्क बन रहा है ना, तो इसीलिए ना नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। अब हम वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखें, तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि सपोज करो कि ये ग्रेफाइट है, तो ये कार्बन का एटम है, तो ये आगे 3 कार्बन के एटम से बॉन्ड बनाएगा, 1 2 और 3, और एक वैलेंसी इसकी खाली रहती है। तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। तो इस एक कार्बन ने आगे 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया। ऐसे ही फिर ये कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और ना ये कुछ ऐसा हेक्सागोनल टाइप रिंग्स बनाते हैं। ये कुछ ऐसी हेक्सागोनल टाइप रिंग बनाते हैं। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो नहीं, ये ऊपर एक शीट बन गई। फिर इसके नीचे एक और शीट ऐसी होगी कि सपोज करो यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, ये आगे 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, फिर ये वाले कार्बन आगे 3 कार्बन, तो एक जो शीट टाइप स्ट्रक्चर होगी वो यहाँ बन रही होगी। एक शीट टाइप स्ट्रक्चर यहाँ बन रही होगी कुछ इस तरह से। और जो ये दोनों लेयर हैं, दोनों शीट्स हैं, ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है। ऐसे आगे और भी लेयर होंगी। तो इस लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो लगेगा वन डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ से, जो वन डाउन फोर्सेज है ना, वो लगभग हर मॉलिक्यूल के बीच में लगती हैं। वन डाउन फोर्स यूनिवर्सल फोर्सेज होती हैं, ये लगभग हर मॉलिक्यूल के बीच में लगती हैं। तो यहाँ पर जो 2 लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में होगी वन डाउन फोर्स। अब देखते हैं, 2 एक्सेप्शन पढ़ लिए थे हमने कि एक तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, पहला एक्सेप्शन पढ़ा था हमने ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, और सेकंड एक्सेप्शन पढ़ा था कि ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इन दोनों एक्सेप्शन का रीजन हम यहाँ इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। पहला रीजन कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, तो सॉफ्ट होने का रीजन ये होता है कि देखो, ये जो लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? वन डबल फोर्स। और वन डबल फोर्स जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा वीक फोर्सेज होती हैं। ठीक है, वन डबल फोर्स वीक फोर्सेज होती हैं, इसीलिए ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है, या जो पूरा मॉलिक्यूल बनता है ग्रेफाइट का, पूरी स्ट्रक्चर जो बनती है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जो दोनों लेयर के बीच में लगने वाली फोर्स वन डबल फोर्सेस होती हैं, और वन डबल फोर्स बहुत वीक फोर्स होती है, और इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अगली बात कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता। तो आप देखो, डायमंड वाली स्ट्रक्चर में एक कार्बन आगे 4 कार्बन से कनेक्टेड था, तो कार्बन की कोई वैलेंसी खाली नहीं है, कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन वहीं ग्रेफाइट वाली स्ट्रक्चर में कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर या पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकता है और चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आपको समझ में आया कि ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और क्यों ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने का रीजन, दोनों लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स वन डाउन फोर्स है, वन डाउन फोर्स वीक फोर्स होता है, और इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर सॉफ्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन कि ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से ग्रेफाइट में 2 एक्सेप्शन होते हैं, सॉफ्ट का और कंडक्टिविटी का। ठीक है, इसके बाद हम अपना 4th टाइप का सॉलिड और पढ़ते हैं, जो कि है हमारे मेटेलिक सॉलिड, जो कि है हमारे मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में फिर अगेन हमें सारी बातें वही पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट पार्टिकल कौन से होते हैं। मेटेलिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। देखो बेसिकली इसमें कांस्टेंट पार्टिकल मेटल्स होते हैं। अभी और डिटेल में देखेंगे। चलो, जो मैंने अभी लाइन बोली थी उस लाइन का भी थोड़ा सा बाद में हम देखते हैं डिटेल में। अभी के लिए बताता हूँ कि यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल जनरली मेटल होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स, तो जितने भी मेटल के एलॉय हैं, ऑल मेटल एलॉय सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बाद इसका फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर में ये हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट हाई मान लो, उनका हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब दो बात करते हैं कि मेन एक चीज बताता हूँ, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, या जो मैंने अभी वो लाइन बोली थी कि पॉजिटिव आयन ना सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो वो चीज क्या होती है। तो देखो इसमें मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, एक नए तरह का बॉन्ड बनता है मेटेलिक बॉन्ड। ये बॉन्ड आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। इस बॉन्ड में क्या होता है कि सपोज करो ये एम मेटल है। मेटल, सारे मेटल के देखो बहुत सारे मेटल के एटम होंगे यहाँ पर, है ना। सारे एटम क्या करेंगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेंगे, अपने कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन दे देंगे और कुछ चार्ज आ जाएगा। सपोज करो एक एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन इन मेटल क्रिस्टल के चारों तरफ कुछ क्लाउड की तरह रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा इस मेटल के चारों तरफ। इस क्लाउड को हम बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। तो ये मेटल ने क्या करा, मेटल ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, वो इलेक्ट्रॉन इन मेटल के चारों तरफ एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह है। और यही इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी बॉन्डिंग को बोलते हैं, इस टाइप की बॉन्डिंग को मेटेलिक बॉन्डिंग। और जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है। तो ये हम था मेटेलिक सॉलिड के बारे में। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 कैटेगरी पढ़ी। पहला आयनिक, आपको आयनिक में सारे पॉइंट पता होने चाहिए। कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एग्जांपल क्या है, फिजिकल नेचर क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात वहां पे थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे सॉलिड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में नहीं करते थे। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ा हमने कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। उसमें हमने ग्रेफाइट का एक्सेप्शन केस देखी। ग्रेफाइट में 2 एक्सेप्शन होते हैं, सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और उसके बाद हमने लिखा मेटलिक सॉलिड। तो ये 4 कैटेगरी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसके बाद हम अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर में चलते हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अब तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ लिया। चैप्टर में सबसे शुरू में जब हम गए, हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा। बहुत बेसिक बेसिक सी बात है कि सॉलिड क्या होता है। उसके बाद हमने सॉलिड की 2 कैटेगरी पढ़ी, एक क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। हमने इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी देखे। फिर इसके बाद हमने अमोर्फस की 4 कैटेगरी पढ़ी है। 1 2 3 4 हमने 4 कैटेगरी क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 कैटेगरी पढ़ी है हमने। ठीक है, तो अब तक हम चैप्टर में इतना आगे तक आ चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।